गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का जो हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जनन स्वास्थ्य, इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस लास्ट वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे, एक तो बांझपन और एक ART। ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, प्रजनन की सहायक तकनीक, और बांझपन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बांझपन या बंध्यता या इनफर्टिलिटी के बारे में देखते हैं। इनफर्टिलिटी या बांझपन, पहले लोगों के दिमाग में भ्रांति है बांझपन केवल महिला में होता है। ये दिमाग से निकाल दें कि बांझपन केवल महिलाओं के अंदर होता है, बांझपन दोनों में हो सकता है। अब होता क्या है कि जो दंपत्ति होता है, जोड़ा होता है, अगर वो कई दिनों तक या कई वर्षों तक असुरक्षित यौन संबंध रखें या संभोग करें, उसके बाद भी संतान उत्पन्न ना हो, तो संतान के उत्पन्न ना होने की स्थिति को ही क्या कहा जाएगा? बांझपन, बंध्यता या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये बांझपन, बंध्यता, इनफर्टिलिटी के अनेक कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक गड़बड़ी हो सकती है, कोई रोग कारक भी हो सकता है। मतलब अनेक कारणों से ये बांझपन या बंध्यता हो सकता है। और ये भी क्लियर रखें कि बांझपन या बंध्यता दोनों ही में हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। अब बांझपन या बंध्यता दो प्रकार का है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक बंध्यता या बांझपन जिसमें दंपत्ति जो है एक भी बार जो है बच्चे पैदा नहीं कर पाती, मतलब पहली बार भी बच्चे पैदा नहीं हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राथमिक। द्वितीयक में एक बार बच्चे पैदा होने के बाद दूसरी बार बच्चे पैदा होने में समस्या उत्पन्न हो, तो उसको बोलेंगे द्वितीयक बांझपन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब दोनों के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है इसके लक्षण देख सकते हैं हम। तो पहले हम मेल के अंदर, नर के अंदर बात करें। नर के अंदर ऐसा क्या होता होगा कि उसमें बांझपन या इनफर्टिलिटी आ जाती है? तो याद रखना, एक वीर्य के अंदर, वीर्य या सीमेन, इस वीर्य या सीमेन की मात्रा एक बार के स्खलन में 3 से 4 ml होती है, और 3 से 4 ml वीर्य में लगभग 2 लाख के आसपास क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। और इस वीर्य में पर्याप्त मात्रा में फ्रक्टोज भी पाया जाता है। अगर शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए तो उसको बोलेंगे अल्प शुक्रता या ओलिगोस्पर्मिया। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में शुक्राणु की कमी से होने वाला रोग का नाम, तो अल्प शुक्रता या ओलिगोस्पर्मिया। या तो शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए, या फिर अशुक्रता मतलब कि शुक्राणु अनुपस्थित हो वीर्य के अंदर, मतलब एजूस्पर्मिया हो जाए, ठीक है। या अगली बीमारी क्रिप्टो आर्किडिज्म हो जाए। ये क्या होता है क्रिप्टो आर्किडिज्म? तो शिशु के जन्म के बाद जो वृषण या टेस्टिस होती है, वो टेस्टिस कहाँ उतरती है? वृषण कोश, स्क्रोटम में या अंडकोश में उतरती है। परंतु किसी कारण से अगर वृषण कोश में ना उतरे, मतलब उधर गुहा में ही रह जाए, तो बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो आर्किडिज्म, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोसील हो जाए, हाइड्रोसील क्या होता है? अगर वृषण के अंदर पानी भर जाए, तो वृषण में पानी भरने के कारण भी क्या नहीं होगा? शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। शुक्राणु की कमी हो जाए, अनुपस्थिति हो जाए, वृषण जो है वृषण कोश में ना उतर पाए, वृषण में पानी की मात्रा बढ़ जाए, या ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल या मादक पदार्थ का सेवन, मादक पदार्थ के सेवन से भी शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इन सभी स्थितियों के बनते जो है नर के अंदर शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। शुक्राणु चलनशील होना चाहिए, शुक्राणु की संख्या पर्याप्त होना चाहिए, जो सीमेन फ्लूइड होता है उसकी मात्रा बराबर होना चाहिए, उसमें पतलापन नहीं होना चाहिए, अगर पतला हुआ तो भी समस्या है, ठीक है। फ्रक्टोज की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए, फ्रक्टोज बहुत आवश्यक तत्व है वीर्य या सीमेन के लिए, अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो भी रोग हो जाएगा। क्या रोग हो जाएगा? बांझपन का। तो ये सब कारण है नर के अंदर बांझपन के। ऐसे ही मादा के अंदर क्या क्या हो सकता है? मादा के अंदर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला जो है योनि का, वेजाइना का विकास ठीक ढंग से ना हो, ठीक है, अविकसित हो। दूसरा गर्भाशय या यूटेरस
जो है फाइब्राइड मतलब तंतुमय हो जाए या फाइब्राइड हो जाएगा, मतलब ये कि किसी प्रकार की गठान बन जाए। ठीक है। तीसरा फैलोपियन नलिका से अंडाणु का उत्सर्जन, अंडोत्सर्ग की क्रिया ना हो पाए। अगला जो पर प्रोलेक्टीमिया हो जाए, प्रोलेक्टीमिया मतलब प्रोलेक्टिन का स्त्रावण कम हो जाए। ठीक है। या फिर जो एड्रिनल ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है, इनमें अनियमितता हो जाए। इन सब में अनियमितता होने के कारण क्या होगा, अंडाणु फॉर्मेशन, अंडाणु निर्माण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इस कारण बंध्यता हो सकती है। तो मेल और फीमेल में बंध्यता के कारण बता दिए। अब क्वेश्चन बनेगा हमारा कि बंध्यता या बांझपन क्या है, कितने प्रकार की होती है, नर और मादा के में इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी इन बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक, प्रजनन की सहायक तकनीक। इस चैप्टर की बड़ी विडंबना है कि पहले और दूसरे पार्ट में बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि नुकसानदायक है, देश के लिए तकलीफदायक है और ये और वो। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि अगर नहीं हो रही है, बंध्यता हो रही है, तो उस बंध्यता के या बांझपन के इलाज के लिए भी तकनीक ईजाद कर दी है। मतलब प्रजनन की सहायक तकनीकें, अगर किसी कारण से बांझपन परमानेंट हो जाता है किसी व्यक्ति में, तो उस बांझपन का निराकरण के लिए वैज्ञानिकों ने नई तकनीक खोज ली जिसका नाम है प्रजनन की सहायक तकनीक, जिसके माध्यम से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ये प्रजनन की सहायक तकनीक में 5-6 तकनीकें, एक तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक ZIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, पूरा नाम याद रख लेना। तीसरा GIFT, ये जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। चौथा परकनली शिशु। पांचवा IT मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक, IT मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक। और आखिरी छठी ICST इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, ICSI स्पर्म इंसेमिनेशन या इंजेक्शन। इन 6 तकनीक के माध्यम से जो है बंध्य नर और मादा के द्वारा संतान उत्पन्न की जा सकती है। सबसे पहले IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब होता है पात्र के अंदर, कांच के पात्र के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके, शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है यहाँ पर। और इस कांच के पात्र में फर्टिलाइजेशन के बाद इसको जायगोट को कहाँ पर, मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाएगा। तो गर्भाशय में रोपित होने के बाद ये जायगोट विकसित होकर के नया जीव बना लेता है। फिर जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जायगोट बनता है। और जायगोट को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, फैलोपियन नलिका में। मतलब जायगोट को पहले किसी उपकरण में निर्मित करवाया, अजर्मीकृत अवस्था में रख करके दोनों गैमेट को, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करवाया, जायगोट बना। और जायगोट बनने के बाद इस जायगोट को फीमेल की फैलोपियन नलिका में या अंडाणु जनन नलिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जायगोट को। और फिर उसका आगे का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका के अंदर। तो इसको बोलेंगे ZIFT। ZIFT के बाद, हाँ इसको याद रखना, स्टीवर्ट एडवर्ड और एक है पेट्रिक स्ट्रेप्टो। इन दोनों ने 1978 में इस तकनीक के बारे में बताया था सबसे पहले। फिर ZIFT आपको समझ में आ गया है, जायगोट का फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करना, जायगोट का, ठीक है। गैमेट मिल करके फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाते हैं और जायगोट को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देना। फिर गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर जायगोट के पूर्व मतलब जायगोट बनने के पहले
किसको, गेमिट को, मेल और फीमेल गेमिट को मिला करके कहाँ पर, फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देना, क्या कहलाता है, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये सारी सहायक तकनीकें बच्चे पैदा करने के लिए। फिर अगली आती है परखनली शिशु तकनीक। सबसे पहले परखनली शिशु 1978 में इंग्लैंड में बनाई गई, जिसका नाम लुइस जॉन्स ब्राउन, ठीक है। ये लड़की है जिसको परखनली शिशु द्वारा बनाया गया। परखनली शिशु क्या है, परखनली के अंदर शिशु के निर्माण की क्रिया को परखनली शिशु टेक्नोलॉजी या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर अजर्मीकृत अवस्था में 32 कोशी की अवस्था तक रखा जाता है। जब 32 कोशी की अवस्था वाला जायगोट बन जाता है तो उस जायगोट को माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। फिर बाकी का विकास माता के गर्भाशय में होता है। अब ये शिशु जो है परखनली में तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, परखनली शिशु, ठीक है। परखनली शिशु सबसे पहले 1978 में इंग्लैंड में बनाया गया था। और एक जो सबसे पहले भेड़ बनाई थी, उस भेड़ का नाम था डॉली नामक भेड़ को परखनली शिशु के रूप में सबसे पहले बनाया गया था। फिर आईटी, इन दोनों का पूरा नाम याद रख लेना केवल, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आता नहीं है। आईटी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इंसेमिनेशन। इन 6 तकनीक के माध्यम से क्या किया जा सकता है, प्रजनन की सहायक तकनीक के माध्यम से जो बांझ स्त्री और पुरुष है उनके संतानों को पैदा किया जा सकता है। ये चैप्टर में यहाँ कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में NCERT टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या स्कूली शिक्षा में यौन शिक्षा अनिवार्य है, इस संबंध में चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। कि जब इसका अर्थ निकाला तो लोगों ने इस पर चर्चा का विषय को उचित माना और बोला कि यौन शिक्षा अनिवार्य है। अनेक कारणों से यौन शिक्षा अनिवार्य है, उसके कारण मैं आपको नोट्स में भेज रहा हूँ, वो आप देख करके पढ़िए और कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्या गर्भाधान की जो तकनीक है उनका उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। ये NCERT टाइप के क्वेश्चन है, केवल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगे। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।